Good morning, everybody. Today we will be discussing the difference between overcapitalization and undercapitalization. So, कल आप लोगों को मैंने बताया था कि ओवरकैपिटलाइजेशन क्या होता है। जब आप अपनी कैपिटल के ऊपर कम रिटर्न कमाते हो औरों के मुकाबले, या फिर आपने अपनी कैपिटल ज्यादा इशू कर रखी है, आपने लोगों से लोन, डिबेंचर, शेयर कैपिटल ज्यादा ले लिया है, बट आपकी रिटर्न उतने मुकाबले में नहीं आ रही जितने की और कंपनीज की आ रही है, तो दैट इज नोन एज ओवर कैपिटलाइजेशन। और अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जब आपने कम कैपिटल का यूज करते हुए, अपने एफिशिएंट तरीकों को यूज करते हुए ज्यादा रिटर्न कमाई है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि आपने कैपिटल ज्यादा इश्यू कर रखी है, रिटर्न आप कम कमा रहे हो। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब आपने रिटर्न ज्यादा कमाई है और कैपिटल आपने कम यूज की है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, वो 7 मार्क्स में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रेट ऑफ डिविडेंड का। रेट ऑफ डिविडेंड कि डिविडेंड किस में ज्यादा मिलता है और किस में कम मिलता है। तो वी नो इट वेरी वेल कि ओवर कैपिटलाइजेशन में आपकी अर्निंग कम होती है, तो आपका डिविडेंड भी कम होगा, जबकि अंडर कैपिटलाइजेशन में आपकी रिटर्न अच्छी होती है, आपकी अर्निंग्स अच्छी होती हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, तो उसमें डिविडेंड भी हायर होता है इन द अंडर कैपिटलाइजेशन। सेकंड पॉइंट है कंपटीशन। कंपटीशन किस में ज्यादा होता है, कंपटीशन में किसको बढ़ावा मिलता है। अब ओवर कैपिटलाइजेशन जो होता है उसके अंदर कंपनीज की अर्निंग कम होती है। अर्निंग अगर कम होगी तो बाकी कंपनीज जो है, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, वो मार्केट में आने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अर्निंग कम आ रही है, तो इससे कंपटीशन जो है वो डिस्करेज होता है, कंपटीशन कम होता है। जबकि अंडर कैपिटलाइजेशन में कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी जो अर्निंग है वो बहुत ज्यादा है, तो इससे जो बाकी कंपटीटर है, नए एंटरप्रेन्योर हैं, उनको बहुत ही ज्यादा इससे मोटिवेशन मिलता है, तो उससे कंपटीशन बढ़ता है। गुडविल की अगर बात करें तो ओवर कैपिटलाइजेशन के अंदर आपकी जो अर्निंग होती है वो कम होती है। अर्निंग कम होने से आप जो डिविडेंड वगैरह नहीं दे पाते, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर सकते, तो उसकी आपकी गुडविल जो है वो लूज होती है, गुडविल आपकी खत्म होती है मार्केट में। जबकि अंडर कैपिटलाइजेशन के अंदर आपकी जो गुडविल है वो बढ़ती है, क्योंकि आपकी अर्निंग ज्यादा हो रही है, आप डिविडेंड ज्यादा देते हो, तो आपको लोन वगैरह बड़ा इजीली मिल जाता है, इससे गुडविल पे भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिशन ऑफ वर्कर्स। कि वर्कर जो है उनकी, वो इसको कौन सी कैपिटलाइजेशन को अपोज करते हैं। तो अगर आप देखोगे, ओवर कैपिटलाइजेशन के अंदर आपकी इनकम जो कम होती है, उस इनकम कम होने से आप क्या करते हो, एम्प्लॉइज की जो सैलरी है उसको कम कर देते हो, उनको जो आप इंसेंटिव देते हो, उनको आप रहने के लिए जो घर देते हो, उनको फैसिलिटीज देते हो, फ्री में कॉफी, फ्री में लंच, उन सबको कम कर देते हो। तो इससे क्या होता है, लेबर के बीच में अनरेस्ट होता है, वो इजी फील नहीं करते, वो अच्छा फील नहीं करते, उससे स्ट्राइक वगैरह करते हैं। जबकि वर्कर्स जो है अंडर कैपिटलाइजेशन के अंदर, उनको पता होता है अर्निंग अच्छी है, तो उनको ये भी भरोसा होता है कि उनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि उनको अच्छा लगता है, तो वर्कर्स को अंडर कैपिटलाइजेशन ज्यादा बढ़िया लगता है। अर्निंग पर शेयर, नेक्स्ट पॉइंट है अर्निंग पर शेयर। तो इसमें ओवर कैपिटलाइजेशन में आपकी अर्निंग कम होती है, तो आपका अर्निंग पर शेयर भी डिक्रीज होता है, जबकि अंडर कैपिटलाइजेशन में अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है। मिस यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल को मिस यूज कहां नहीं होता। अब अंडर ओवर कैपिटलाइजेशन में कैपिटल ऑलरेडी कम है, अब कैपिटल जब आपने ज्यादा कैपिटल को यूज करते हुए कम अर्निंग कमाई है, तो आप अर्निंग कम कमा रहे हो, कैपिटल आपके पास ज्यादा है, तो आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते कैपिटल का, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो, वो आप जितनी कैपिटल में आपने कमाया है, वही आपने कैपिटल यूज ही नहीं किया आपने ढंग से, तो मिसयूज की तो बात ही नहीं आएगी। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कंपनी है उसने ज्यादा कैपिटल इशू कर रखी है, अर्निंग कम कमा रही है, तो कैपिटल का पूरा यूज ही नहीं कर पा रही, तो मिसयूज तो की तो बात ही नहीं आती।
अब इसमें अंडर कैपिटलाइजेशन में कैपिटल का मिसयूज हो सकता है। मिसयूज कैसे हो सकता है कि आप कम कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो हो सकता है कि आप मिसयूज कर लोगे ताकि किसी भी तरीके से आपका प्रॉफिट ज्यादा आए, तो इसलिए आप वहां पे मिसयूज कर रहे हो। ओवर यूज भी कर सकते हो कि जितना आपको चाहिए था उससे ज्यादा आप इधर उधर के तरीकों से आप प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हो। आप रेशो का ध्यान नहीं रख रहे, आप डिबेंचर ज्यादा इशू कर रहे हो, आपको रिस्क ज्यादा ले रहे हो आप, तो इससे शेयर होल्डर को डर लगता है कि कहीं उसकी कैपिटल जो है वो मिसयूज ना हो जाए। 7th पॉइंट है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। अब शेयर की मार्केट वैल्यू ओवर कैपिटलाइजेशन में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपकी अर्निंग नहीं हो रही, आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा, तो शेयर होल्डर जो है उनको जब डिविडेंड नहीं मिलेगा, अर्निंग नहीं होगी, गुडविल मार्केट में उनकी कम हो जाएगी, तो उससे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ऑन द अगेन अंडर कैपिटलाइजेशन के अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ता है, क्योंकि आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, आप कम कैपिटल में ज्यादा पैसा कमा रहे हो, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, उससे उनका शेयर का प्राइस बढ़ता है। नेक्स्ट लास्ट कारण क्या है? सबसे पहला यही होना चाहिए था, ये जो 8वां है ये पहला पॉइंट होना चाहिए था, है ना। तो कारण क्या है ओवर कैपिटलाइजेशन का? ओवर कैपिटलाइजेशन का कारण है जब आप ज्यादा कैपिटल यूज करते हो, इश्यू करते हो, कैपिटल ज्यादा है, अर्निंग कम है, दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन हैज अराइज। और अंडर कैपिटलाइजेशन कब होती है? जब आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो आपने कम एस्टिमेट की है, आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको आपने ज्यादा एस्टिमेट कर लिया था, आपकी जो अर्निंग है उसको आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया था, तो इन सब कारणों से आपकी अंडर कैपिटलाइजेशन होती है। जब आप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको कम एस्टिमेट करते हो, बट एक्चुअल में वो ज्यादा चाहिए, बट आप कम कैपिटल में ही अपना काम चला रहे हो, दैट इज द रीजन बिहाइंड अंडर कैपिटलाइजेशन। So these are some of the points which are very useful if question is there in the exam regarding difference between over capitalization and under capitalization. अब बात आती है कि अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन की अगर आप बात करो तो इनमें से यहां पे ओवर आएगा, सॉरी फॉर द मिसप्रिंट। अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन का अगर डिफरेंस, हेलो, ये देखो बेटा, सिक्स पॉइंट देखो, अपना माइक बंद करो बेटा, माइक किसका चल रहा है? मिसयूज ऑफ कैपिटल बेटा 6th पॉइंट था। ओवर कैपिटलाइजेशन के अंदर, ओवर कैपिटलाइजेशन जब होता है तो उसके अंदर मिसयूज की तो बात ही नहीं आएगी, क्योंकि आप कैपिटल को यूज ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि एग्जांपल देखो कि आपने 10 लाख रुपए लेकर के अपनी कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया और आपको रिटर्न आई 8,000 रुपीज, ठीक है। इसका मतलब जो आपकी इसमें देखो कि आपने 10 लाख रुपए लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आपको रिटर्न कितनी आई? 8,000 रुपीज, तो आपकी रेट ऑफ रिटर्न कितनी हो गई? 8%। बाकी जो कंपनीज हैं, जो और बाकी कंपनीज हैं, उनकी रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 12%। इसका मतलब आपकी जो कंपनी है वो ओवर कैपिटलाइज्ड है। ओवर कैपिटलाइज का मतलब कि आपकी जो कैपिटल लगा रखी है आपने, वो एक्सेस में लगा रखी है, इतनी कैपिटल की आपको जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपने अपनी कैपिटल को यूज ही नहीं किया, तो मिसयूज का तो सवाल ही नहीं उठता। अब जब मिसयूज का सवाल ही नहीं उठता तो ये पॉइंट तो क्लियर है कि आप ओवर कैपिटलाइजेशन में कैपिटल का मिसयूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन की। अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे आपने 10 लाख रुपए लिए मार्केट से और आपको रिटर्न आ रही है 1,50,000 रुपए की,
मतलब आपको कितनी रिटर्न आ रही है? 15%। बाकियों को रिटर्न आ रही है 10%। तो आपको जो 5% ज्यादा रिटर्न आ रही है, दैट इज द केस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, कि आप ज्यादा रिटर्न कमा रहे हो। अब इसमें कैपिटल का मिस यूज हो सकता है। कैपिटल कैन बी मिस यूज्ड। कैसे? अगर आपको आगे एक चैप्टर आएगा, दोबारा मैं स्क्रीन वाइड कर रहा हूं, आगे एक चैप्टर आएगा, दैट चैप्टर इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। उसमें एक कंसेप्ट आता है लीवरेज का। तो आप क्या करते हो, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक तो आप इक्विटी को ले लो और एक आप डेट को ले लो। जब आप इक्विटी को लेते हो और डेट को लेते हो तो इसका रेशियो जो है वो 50-50% अगर आप रखो तो अच्छा रहता है। आधा आपने डिविडेंड ले, आधा इक्विटी ले लिया, आधा डेट ले लिया। बट सपोज करो कि आपको शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंचाना है, आप डिवेंचर कम लेते हो, इक्विटी ज्यादा लेते हो, तो आपने 80% इक्विटी ले लिया, 20% डिवेंचर ले लिया। अब क्या हुआ, 80% जो आपने इक्विटी इशू किया है, आपने इक्विटी तो इशू कर दिया, बट ये जो शेयर होल्डर हैं ये हमेशा डरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ फिर तो इनको डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क ही होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क शेयर होल्डर ही लेता है। तो फिर आप दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो, 30% आप इक्विटी ले लो, 70% आप डिवेंचर ले लो। अब इसके अंदर रिस्क बहुत कम है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपको कहां देना पड़ेगा, सबसे पहले तो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। 70% तो आपका जो कमा रहे हो वो इंटरेस्ट में जा रहा है। तो यहां पे क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप क्या करते हो, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, ज्यादा डिवेंचर इशू कर रहे हो। क्योंकि डिवेंचर के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, मान लो 8% पे आपने डिवेंचर लिए हैं तो सिर्फ 8% इंटरेस्ट देना है आपको। अब सिर्फ 8% जब इंटरेस्ट देना है तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो सारे का सारा कहां जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास। तो यहां पे आपने क्या किया, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में एक जो 50-50% का जो रेशियो होता है डिवेंचर और इक्विटी का, उसको आपने फॉलो नहीं किया, बल्कि अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में आपने इक्विटी रख लिया 30% और डिवेंचर कर दिया 70%। तो यहां पे आपने कैपिटल का सही ढंग से यूज नहीं किया। दूसरी बात, कैसे मिसयूज कर सकते हो, जैसे आपको डिविडेंड देना है तो आपको डिविडेंड, मान लो प्रॉफिट आपने अपने बचा के रख लिए, सारे के सारे प्रॉफिट आप आगे अपने बिजनेस में लगा रहे हो, अब डिविडेंड भी देना है। डिविडेंड आप कहां से दे रहे हो, कैपिटल में से। एक बार कैपिटल में से ले लो, कोई खास बात नहीं है, आपको आगे पेमेंट कर देंगे। आपने क्या किया, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सारे का सारा प्रॉफिट बढ़ाते जा रहे हो आप। तो प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में आपने क्या किया, इंप्लॉइज को सैलरी नहीं दी, इंप्लॉइज को वेजेस नहीं दी, उनको इंसेंटिव नहीं दिए, तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया। और इनको सैलरी वगैरह देने के लिए आप क्या कर रहे हो, कैपिटल में से पैसा निकाल करके दे रहे हो एक बार। ये एक बार प्रॉफिट दिखा दे मार्केट में, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मार्केट में शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगा। बट पीछे पीछे आप क्या कर रहे हो, इस कैपिटल को यूज कर रहे हो इन धंधों के लिए, जो कि आप नहीं कर सकते। दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड मिस यूज ऑफ द कैपिटल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब बात आती है कि अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन में से कौन सा बढ़िया है, विच वन इज बेटर। अगर हम बात करें तो बेटा दोनों ही खतरनाक है, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन में आपकी अर्निंग कम होती है, अंडर कैपिटलाइजेशन में आपका कंपटीशन बढ़ता है, वर्कर पैसा ज्यादा मांगते हैं, कैपिटल का मिसयूज करते हो आप, कंपटीशन बढ़ता है, कस्टमर को ये लगता है कि उसको फालतू पैसा देना पड़ रहा है, इतने प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। ठीक है, तो इसमें से कम बुरा कौन सा है, दोनों ही बुरे हैं। अगर आपको एक चॉइस करनी हो, ओवर कैपिटलाइजेशन जो है वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें आपकी गुडविल कम होती है, इसमें वर्कर्स जो है उनको नुकसान होता है, पूरी इकोनॉमी को नुकसान होता है, आपकी कंपनियां बंद होती हैं, उससे इकोनॉमी में रिसेशन आता है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का बहुत ज्यादा नुकसान है, शेयर होल्डर्स को भी, सोसाइटी को भी। तो इन दोनों बुराइयों में से अगर
एक बुराई को चुनना हो तो कम बुराई को चुनना पड़ता है। वो कम बुरा कौन सा है? अंडर कैपिटलाइजेशन। ये दोनों ही अच्छे नहीं है बेटा। अच्छी कंडीशन कौन सी होती है? ना ओवर कैपिटलाइजेशन ना अंडर कैपिटलाइजेशन, बल्कि फेयर कैपिटलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं फेयर कैपिटलाइजेशन। मतलब जितना मार्केट में बाकी लोग कमा रहे हैं उतना ही आप कमा रहे हो। मार्केट में बाकी कंपनियां 10% कमा रही है, आप भी 10% कमा रहे हो, दैट इज ए गुड कंडीशन। बट फिर भी अगर ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन में से चुनना हो तो हम किसको चुनेंगे? अंडर कैपिटलाइजेशन को, क्योंकि ये कम बुरी है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज वाटर्ड कैपिटल। वाटर्ड कैपिटल का क्या मतलब है? वाटर्ड कैपिटल का मतलब है बेटा कि मैं आपको एक बार मीनिंग समझा देता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन करता हूं। एक नया कंसेप्ट आता है, ये 7 मार्क्स में आ सकता है, दैट इज नोन एज वाटर्ड कैपिटल। वाटर से बना है वाटर्ड कैपिटल। जब मार्केट के अंदर आपकी जो एसेट्स हैं, दो डेफिनेशन है इसकी। पहला एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि आपकी जो मार्केट के अंदर जो एसेट्स है, अगर आप उनको बेचने चले जाओ तो उनकी जो रियलाइजेबल वैल्यू आएगी, रियलाइजेबल वैल्यू कि मार्केट में वो कितने रेट में बिक जाएंगी, मार्केट में कितने रेट में बिकेगी। अगर वो जो बिकेगी, अगर उसकी वैल्यू कम है, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, तो इसको हम बोलते हैं कि आपने जो आपकी एसेट है, जिसकी किताबों के अंदर वैल्यू मान लो आपकी एसेट्स की 10 लाख है, और अगर मार्केट में आप इसको बेचने जाओ तो ये मार्केट में बिक रही है 7 लाख रुपए की। इसका मतलब आपकी एसेट की जो वैल्यू है वो आपने ज्यादा लगा रखी है। मार्केट में उसका रेट सिर्फ 7 लाख रुपए है और आपने उसको कितने की दिखा रखी है? 10 लाख रुपए की। इसका मतलब आपने अपने बिजनेस में कौन सी कैपिटल को यूज कर रखा है? ज्यादा कैपिटल यूज कर रखी है, दैट इज नोन एज वाटर्ड कैपिटल। पहला मीनिंग आई थिंक क्लियर है। जब आपके बिजनेस के अंदर आपकी जो एसेट्स हैं उनकी जो बुक वैल्यू है दैट इज मोर देन रियलाइजेबल वैल्यू, कि मार्केट में वो कितने की बिक जाएंगी। आपकी एसेट की जो बुक वैल्यू है, आपने एसेट की बुक वैल्यू दिखा रखी है बैलेंस शीट के अंदर 10 लाख रुपए की, मार्केट में वो बिकेगी 7 लाख रुपए की। तो इसका मतलब 3 लाख रुपए की एसेट्स जो है वो आपने फालतू एक्सेस में शो कर रखी है। इसका मतलब ये जो 3 लाख रुपए हैं, ये आपने ज्यादा कैपिटल भी ज्यादा यूज कर रखी है, क्योंकि पहले आपने कैपिटल ज्यादा ली होगी ना, फिर ही तो एसेट ली होगी। दैट इज नोन एज वाटर्ड कैपिटल। दूसरा इसका मीनिंग देखो, दूसरा मीनिंग क्या होता है कि जब आपकी जो शेयर कैपिटल है, आपके जो शेयर होल्डर्स जो है, उनसे जो आपने कैपिटल इश्यू कर रखी है, आपके जो शेयर होल्डर्स जो है, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, इनसे आपने क्या किया होगा? कैपिटल इश्यू की होगी, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। अब ये जो शेयर कैपिटल है, ये जो आप इसको इश्यू कर रहे हो, जब इसकी वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू एसेट्स की जो वैल्यू है उसके जब इक्वल नहीं आती, उसको भी हम क्या बोलते हैं? वाटर्ड कैपिटल। अब देखो वो एक ही बात होगी ना, ये पहले मैंने एग्जांपल लिया था एसेट वैल्यू का, कि मार्केट में आपके एसेट की वैल्यू आपने किताबों में 10 लाख लगा रखी है, बट मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी चल रही है फिलहाल? 7 लाख रुपए। इसका मतलब आपके बिजनेस के अंदर कौन सी कैपिटल लगा रखी है आपने? वाटर्ड कैपिटल है। ये कैपिटल जो है आपने फालतू में इश्यू कर रखी है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वाटर्ड कैपिटल। दूसरा मीनिंग कि जितने की आपकी शेयर कैपिटल है, अब ये शेयर कैपिटल मान लो आपने 10 लाख रुपए शेयर होल्डर से लिए थे, इन 10 लाख रुपए का आपने क्या किया होगा? एसेट खरीदी होगी ना, तो इन एसेट की वैल्यू भी 10 लाख रुपए होनी चाहिए, बट इन एसेट की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 लाख रुपए। इसका मतलब ये जो शेयर होल्डर की जो 10 लाख रुपए थे, इनको आपने क्या कर दिया? 7 लाख रुपए की एसेट खरीदी है आपने, मतलब 3 लाख रुपए अभी भी आपने ढंग से नहीं किया। या फिर यूं कह लो कि आपकी जो
दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो कि आपके पास बिजनेस में एसेट्स कितने की हैं, 10 लाख रुपए की, और आपके शेयर होल्डर की वैल्यू कितनी है, शेयर होल्डर की वैल्यू है 8 लाख रुपए की। इसका मतलब 2 लाख रुपए ज्यादा आपने किसके लिए दे रखे हैं, एसेट्स के लिए। एसेट के लिए आपने 2 लाख रुपए फालतू दे रखे हैं। वो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कहां से लाए आप, डिवेंचर होल्डर से लिए आपने, या फिर आपने कहीं और से लिए। तो ये जो एसेट्स हैं ये आपने एक्सेस प्राइस के ऊपर ले रखी है। जब आप अपनी एसेट्स को ज्यादा प्राइस के ऊपर शो करते हो और मार्केट में उनकी वैल्यू कम हो जाती है, या फिर आपने शेयर होल्डर को जितने के शेयर इश्यू कर रखे हैं उससे ज्यादा की आपने एसेट्स ले रखी हैं, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ वाटर्ड कैपिटल। इज दैट क्लियर? ये इसमें देखो, वाटर्ड कैपिटल मींस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट इज लेस देन देयर बुक वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का क्या मतलब होता है कि मार्केट में वो एसेट कितने की बिक जाएगी, मार्केट में वो एसेट बिक जाएगी 7 लाख रुपए की, जबकि आपकी बुक वैल्यू कितनी है, एसेट कितने की दिखा रहे हो आप बैलेंस शीट में, 10 लाख रुपए की। तो ये जो 3 लाख रुपए फालतू आपने दिखाए हैं, इसका मतलब आपने ये जो एसेट्स थी ये एक्सेस प्राइस के ऊपर ली हुई है, मार्केट में इनका इतना प्राइस नहीं है, या फिर पहले आपने इसको ज्यादा रेट के ऊपर ले लिया था, अब इनका इतना रेट नहीं है। तो अब आपकी जो बिजनेस की जो कैपिटल है उसको हम बोलेंगे, एक्सेस कैपिटल को बोलेंगे वाटर्ड कैपिटल। तो इसके पीछे रीजन क्या क्या है, व्हाट आर द कॉजेज? पहले दूसरा रीजन देख लो। जब आप एसेट्स जो है, बिजनेस को जो एसेट्स चाहिए उसको आप हाई प्राइस के ऊपर खरीदते हो। कैसे? जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा था, मार्केट में चल रहा था इन्फ्लेशन, आपने उस टाइम अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, अपने बिजनेस को आपने उस टाइम बनाया, तो आपने क्या किया होगा, हाई प्राइस के ऊपर अपनी एसेट को लिया होगा, मगर अब थोड़े सालों के बाद में उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल मार्केट में कम हो रही होगी, जबकि आप अपनी बिजनेस में कितने में दिखा रहे हो, वो ज्यादा प्राइस पे दिखा रहे हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ, दैट इज द कॉज ऑफ वाटर्ड कैपिटल। तीसरा, व्हेन इंटेंजिबल एसेट, यहां इंटेंजिबल आएगा। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि आपके पेटेंट है, कॉपीराइट है, गुडविल है, जो कि आपने बिजनेस में जब खरीदी थी, पेटेंट या गुडविल या कॉपीराइट जब लिए होंगे तो इनके लिए आपने बहुत ज्यादा प्राइस पे किया था, बट अब उस प्राइस के ऊपर उस पेटेंट की या कॉपीराइट की अब इतनी वैल्यू नहीं है, मार्केट के अंदर वैल्यू बहुत कम हो गई है, आपकी गुडविल बहुत कम हो गई है, और आपने जो कॉपीराइट और पेटेंट लिया था, अब नया पेटेंट आ गया है, तो इस पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं रही। इसका मतलब वो जो एसेट में शो कर रहे हो आप पेटेंट वगैरह, उनकी अब वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई है, तो इससे भी वाटर्ड कैपिटल आती है। पहला रीजन, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया था, बिजनेस को जब स्टार्ट किया था, तो उस टाइम प्रमोटर्स को आपने इश्यू कर दिए थे नंबर ऑफ शेयर्स। आप प्रमोटर को क्या करते हो, शेयर इश्यू कर देते हो उनके सर्विसेज के बदले में, क्योंकि प्रमोटर सारा काम करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने का काम प्रमोटर करते हैं, तो प्रमोटर को आप उनकी सर्विस के बदले में क्या देते हो, शेयर दे देते हो। तो आपने क्या किया, प्रमोटर्स को ज्यादा शेयर दे दिए, शेयर देने थे उनको 1000, बल्कि शेयर दे दिए उनको आपने 50,000 रुपए। तो इससे भी क्या हुआ, जब आप सफिशिएंट अर्निंग नहीं कमाओगे इन शेयर्स के ऊपर, तो उससे भी क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है मार्केट के अंदर वो कम शो करेगा, आपकी जो शेयर कैपिटल है उसकी वैल्यू ज्यादा शो करेगा, बल्कि एसेट की वैल्यू कम शो करेगा, क्योंकि आपने शेयर ज्यादा इश्यू कर रखे हैं, जितना नहीं बनता था उतने शो कर रखे हैं, फ्री में दे रखे हैं आपने उनको। तो दीज आर द रीजन बिहाइंड द वाटर्ड कैपिटल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाटर्ड कैपिटल और ओवर कैपिटलाइजेशन में फर्क क्या है, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन भी तो यही होता है ना बेटा, कि आपने फालतू कैपिटल इश्यू कर रखी है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन वाटर्ड कैपिटल एंड ओवर कैपिटलाइजेशन। तो कुछ एक
लोग जो है वो वाटर्ड कैपिटल को और ओवर कैपिटलाइजेशन को सेम बताते हैं, बट ये सेम नहीं है बेटा, इन दोनों में क्लियर कट डिफरेंस है। वाटर्ड कैपिटल कब आती है? जब आपने बिजनेस को जब स्टार्ट किया था, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपने क्या किया, इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो ज्यादा रेट में ले ली, और जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनका रेट भी आपने ज्यादा पे किया है। तो जब आप हाई प्राइस के ऊपर कोई चीज खरीदते हो और बाद में उनका प्राइस मार्केट के अंदर बिल्कुल कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर्ड कैपिटल। और जबकि ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है? ओवर कैपिटलाइजेशन है जब आप बिजनेस आपका कई सालों से चल रहा है और अब आपको अर्निंग कम हो रही है औरों के मुकाबले, यू आर अर्निंग लेस इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। जब आप एसेट्स को ज्यादा प्राइस पे खरीदते हो, मार्केट में इसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसको हम बोलते हैं वाटर्ड कैपिटल। और जब आप अर्निंग कम कमाते हो कई सालों के बाद, उसको हम बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। अब इसमें ओवर कैपिटलाइजेशन में और वाटर्ड कैपिटल का रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन ये है बेटा कि मान लो अगर आपके बिजनेस के अंदर वाटर्ड कैपिटल है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है ओवर कैपिटलाइजेशन का। अगर आपके बिजनेस के अंदर वाटर्ड कैपिटल है, मतलब आपके बिजनेस के अंदर आपने अगर हाई प्राइस के ऊपर एसेट्स ले रखी हैं और मार्केट में अब उन एसेट्स का जो रेट है वो बहुत कम हो गया है, तो इस वाटर्ड कैपिटल के कारण क्या हो जाएगा? ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो एसेट की वैल्यू है, मतलब आपकी जो शेयर होल्डर्स को आपने जो कैपिटल इशू की है वो आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा में इशू करके शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाया है, उससे आपकी अर्निंग कम हो जाएगी और उससे क्या चलेगा? ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। जबकि एक कंपनी जिसकी कैपिटल वाटर्ड नहीं है वो भी ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकती है। देखो, ओवर कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगा अगर वाटर्ड कैपिटल है तो वाटर्ड कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवर कैपिटलाइजेशन में। अगर वाटर्ड कैपिटल नहीं है तो भी ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है, और अगर वाटर्ड कैपिटल है तो ओवर कैपिटलाइजेशन के होने में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब आप एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये है कि विकास लिमिटेड एक कंपनी है, उसके पास 10,000 शेयर्स है और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है। 10 रुपए का शेयर है, 10,000 शेयर है, तो कितनी इनकी कैपिटल हो गई टोटल? 1 लाख रुपए। तो इन 1 लाख रुपयों का वो उन्होंने क्या किया होगा? एसेट्स खरीदी होंगी। इसका मतलब एसेट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपए होनी चाहिए ना। आपने शेयर होल्डर से 1 लाख रुपए लिए, तो इन 1 लाख रुपयों का आप क्या करोगे? एसेट ही खरीदोगे ना। एसेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपए। बट आपने जब इनकॉर्पोरेशन किया और अब मार्केट में इन 1 लाख रुपयों की जो एसेट आपने ली है, इसकी वैल्यू मार्केट में चल रही है 70,000 रुपए। आपने एसेट ली थी 1 लाख रुपए की, आपने शो कर रखा है, बट मार्केट में वैल्यू कितने की है? 70,000 रुपए की। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन हो गई? अब यहां पे क्या आ गया? वाटर्ड कैपिटल। जब आपकी एसेट की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है वो कम होती है, कौन सी वैल्यू से? बुक वैल्यू ऑफ द एसेट से। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? वाटर्ड कैपिटल। अब वाटर्ड कैपिटल है। दूसरा, वाटर्ड कैपिटल कितनी है यहां पे? 25,000 रुपए, कि वो दिख ही नहीं रही। 25,000 रुपए आपने ज्यादा पे कर रखे हैं एसेट्स के लिए। दूसरी कंडीशन देखो इसी के अंदर, बट अगर आप बात करो स्टार्टिंग के अंदर आपने जो एसेट ली थी 1 लाख रुपए की, उसकी मार्केट के अंदर उसी टाइम वैल्यू आपको पता लग गई थी कि 70,000 रुपए है। इसका मतलब वाटर्ड कैपिटल तो है आपके बिजनेस के अंदर, स्टार्टिंग में आपको पता लग गया। अब आपने कुछ साल तक अपने बिजनेस को चलाया, 3-4 साल तक, फिर आपने देखा कि आप कितना रिटर्न कमा रहे हो। हर महीने, हर साल आप 18,000 रुपए आपकी अर्निंग है। इस 18,000 रुपए अर्निंग के हिसाब से आपकी जो
6% के हिसाब से अगर हम देखें कि ये 6% रिटर्न आ रही है, तो 18,000 रुपए जो आपने कमाए हैं, और अगर वो 6% अर्निंग है तो इससे हम गुणा करेंगे तो आपकी कैपिटलाइजेशन कितना आना चाहिए, 3 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि कंपनी जो है वो वाटर्ड कैपिटल है, कंपनी के अंदर आपने एसेट जो है ज्यादा रेट पे ले रखी है, बट फिर भी आपने पैसे, कैपिटलाइजेशन कितना बनता है आपका 3 लाख रुपए, बट आपने कितने में कमा लिया ये सब, 1 लाख रुपए में, क्योंकि आपकी एसेट कितनी थी, 1 लाख रुपए। तो आपको 18,000 रुपए जो आप कमा रहे हो, 6% के हिसाब से जो रिटर्न आनी चाहिए थी मार्केट के हिसाब से, आपको उसके लिए 3 लाख रुपए चाहिए थे, बट आप कितने में कमा के दे रहे हो 18,000 रुपए, 1 लाख रुपए में। तो इसका मतलब हालांकि कंपनी वाटर्ड कैपिटल तो है, बट ये ओवर कैपिटलाइज नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन अलग चीज है, वाटर्ड कैपिटल अलग चीज है। वाटर्ड कैपिटल का मतलब होता है बेटा, जब आपकी जो आपने एसेट्स ली है, अगर उसकी वैल्यू मार्केट में कम आ रही है बुक वैल्यू से, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं वाटर्ड कैपिटल। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि आपने एसेट्स जो है वो ज्यादा रेट के ऊपर ली थी, आपकी जो इंटेंजिबल एसेट है जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इनको आपने उस टाइम जब लिया था, जब काफी पेमेंट किया था, बट अब इनकी वैल्यू बिल्कुल कम हो गई है। ओवर कैपिटलाइजेशन जो है वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप जो कमा रहे हो वो, उसके ऊपर जो रिटर्न आ रही है वो कम आ रही है औरों के मुकाबले। तो ये भी हो सकता है कि आपके बिजनेस के अंदर वाटर्ड कैपिटल हो, बट आप ओवर कैपिटलाइज नहीं हो, और ये भी हो सकता है कि आपके बिजनेस के अंदर आप वाटर्ड कैपिटल नहीं है आपके पास, बट आप ओवर कैपिटलाइज्ड हो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर कैपिटलाइजेशन एंड वाटर्ड कैपिटल। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर इसमें आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लिए बेटा आपको अभी एक मैं आज शाम